आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी देते हुए रियासत भर में RTC बस सर्विसेज को मंगल यानी 19 मई से शुरू करने का ऐलान किया है। तेलंगाना कैबिनेट में इस सिलसिले में फैसला किया गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में आज शाम काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के अख्तिताम के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए KCR ने कहा कि रियासत में लॉकडाउन 29 मई तक जारी रखने का इब्तिदा में फैसला किया गया था, लेकिन मरकज़ की जानिब से लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी दी गई है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना में भी लॉकडाउन को 31 मई तक तौसी दी गई है। उन्होंने कहा कि कल से रियासत भर में RTC की बस सर्विसेज शुरू होंगी, ताहम शहर हैदराबाद में सिटी बस सर्विसेज शुरू नहीं की जाएंगी। अलबत्ता शहर में ऑटोज़ और दीगर टैक्सी गाड़ियों को इजाज़त दी जा रही है। ऑटोज़ में 3 से ज़्यादा अफराद को बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मेट्रो रेल सर्विसेज भी 31 मई तक बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि शहर के इमलीबन स्टेशन तक RTC बसों को आने नहीं दिया जाएगा। नलगुंडा की तरफ से आने वाली गाड़ियों को दिलसुख नगर से पहले ही रोक दिया जाएगा। इसी तरह निज़ामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर से आने वाली RTC बसों को जुबली बस स्टेशन में ही रोक दिया जाएगा। अजला से हैदराबाद को बसें चलाई जाएंगी, ताहम दीगर रियासतों को RTC बस सर्विसेज नहीं चलाई जाएंगी और दीगर रियासतों की बसों को रियासत में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दो पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, जिसके पेश नज़र बैन रियासती बसों को ना चलाने का फैसला किया गया। इसके अलावा टैक्सी गाड़ियों को और ओन गाड़ियों को भी हैदराबाद में दाखिले की इजाज़त रहेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सिनेमाघर, फंक्शन हॉल, बार एंड रेस्टोरेंट्स, होटल्स, पब्स, तालीमी इदारे, क्लब, जिम, पार्क, शॉपिंग मॉल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स बंद रहेंगे। तमाम मज़ाहिब की इबादत गाहें बंद रहेंगी और किसी भी मज़हब के इज्तिमा या सियासी जलसों की इजाज़त नहीं रहेगी। इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियों को काम करने की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी तमाम मकामात पर दुकानात को खोलने की इजाज़त रहेगी। ताक और जुफत की बुनियाद पर यानी ऑड एंड इवन की बुनियाद पर दुकानों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में हजाम की दुकानों को खुली रखने की इजाज़त दी जा रही है। इसी तरह ई-कॉमर्स इदारों को भी काम करने की इजाज़त दी जा रही है। सरकारी और खानगी दफातर 100% काम कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर एक को मास्क पहनकर बाहर निकलना ज़रूरी होगा। मास्क ना पहनने वालों को 1000 रुपये जुर्माना आयद करने का इंतबाह दिया। हर दुकान के मालिक दुकान खोलने से कबल दुकान का मुकम्मल सैनिटाइज करेंगे। अवाम गैर ज़रूरी सड़कों पर ना आएँ। 65 साल से ज़ायद उम्र वाले और 10 साल से कम उम्र वाले सड़कों पर ना आएँ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में फ़िलवक्त कोरोना वायरस काफ़ी काबू में है। हैदराबाद के चंद मकामात को छोड़कर सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। हैदराबाद में भी एक अपार्टमेंट में 30 मुस्बित केसेस और एक मकान में 10 मुस्बित केसेस सामने आए हैं। हैदराबाद में चंद इलाकों तक कोरोना को महदूद कर दिया गया है, ताहम हमें चौकस रहने की ज़रूरत है क्योंकि यह ख़तरनाक वायरस है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिलवक्त 17,000 बिस्तर कोरोना वायरस मरीजों के लिए तैयार हैं। किसी भी सूरत हाल से निपटने महकमा सेहत मुकम्मल तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि काबीना के इजलास में ज़रूरी पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा फसलों को ही उगाने की किसानों को तरगीब दी जाएगी। कौन सी फसल कब उगाना है, हुकूमत ही इसकी किसानों को इतला देगी। कौन सी किस्म की धान की काश्त करना है, ये भी किसानों को हुकूमत ही इतला देगी। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में मकई की काश्त ना करें, इसके बदले तुअर की दाल उगाएं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना सोने का बैनुल अक़वामी मार्केट में काफ़ी मांग है। तेलंगाना का सोना मसूरी चावल शुगर फ्री राइस है। बारीक किस्म का यह चावल शक्कर के मरीजों के लिए काफ़ी कारआमद साबित हो रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में 40 लाख एकड़ पर अराजी पर धान की काश्त करने का मंसूबा है, जबकि 2 लाख एकड़ पर तरकारियां उगाने का प्रोग्राम है। निज़ामाबाद और जगतियाल ज़िले में हल्दी की काश्त की जा सकती है। आदिलाबाद और निज़ामाबाद में सोयाबीन की भी काश्त की जा सकती है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ की जानिब से लॉकडाउन के दौरान जारी करदा 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को बोगस पैकेज करार दिया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी मीडिया ही इस बात की इत्तला दे रही है, मरकज़ का पैकेज आदाद व शुमार की उलट फेर के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि FRBM की हद तक में इजाफा करते हुए कई तहदीदात आयद किए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी मरकज़ी हुकूमत का रवैया रियासतों के साथ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि माली पैकेज के नाम पर मरकज़ी हुकूमत आवाम को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की पॉलिसियों की वजह से रियासतें भिखारी बन रही हैं। ప్రపంచం మొత్తం శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు,
వైద్య శాస్త్రవేత్తలు కావచ్చు, అనేక మంది నిపుణులు కావచ్చు, కరోనాకు మందు లేదా వ్యాక్సిన్ ఇప్పుడప్పుడే రేపో ఎల్లుండో వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇది ఎన్ని మాసాలు కొనసాగుతుందో ఒక అనిశ్చిత పరిస్థితి ఉంది. ఎవరు కూడా ఇదమిద్దంగా చెప్పగలిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు. సో ఇట్లాంటి పరిస్థితిలో ప్రపంచం ముందు, దేశం ముందు, మన రాష్ట్రం ముందు కూడా ఉండేటువంటి ఆప్షన్ ఏంటంటే కరోనాతో కలిసి జీవించడం నేర్చుకోవాలి. మనకు గత్యంతరం లేదు. అటు కరోనా ఉంటుంది, ఇతరత్ర బతుకుదెరువు కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి రెండు కంబైన్డ్గా పోవాల్సిందే. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, నిబంధనలు పాటిస్తూ, ఏవైతే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ బతుకు కొనసాగాలి తప్ప బతుకును బంద్ పెట్టుకొని ఇంకా అనేక మాసాల తరబడి కూర్చోలేము. అప్పుడు కష్టమవుతుంది. కాబట్టి మనం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. దాని ప్రకారంగా రాష్ట్రంలో ఈ కంటైన్మెంట్ ఏరియాలు తప్ప, హైదరాబాద్ నగరం తప్ప మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా అన్ని రకాల షాపులు తెరుచుకోవచ్చు. ఇప్పటిదాకా మున్సిపాలిటీలో సగం సగం ఉంది, ఇప్పటి నుంచి సగం సగం ఉండదు. అందరూ कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में लगातार जारी है और अब तक इसकी जद में 48,41,65 अफराद आ चुके हैं, जिनमें से 3,17,272 की मौत हो चुकी है। अब तक 18,75,337 अफराद ठीक भी हो चुके हैं, यानी अब भी 26,48,356 अफराद का इलाज चल रहा है, जिनमें से 44,400 या करीब 2% मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 91,078 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 15,32,344 मुतासिर हैं। यूनाइटेड किंगडम में 34,636 और इटली में 31,908 लोग इस मोजी वायरस से मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में तेजी से पैर फैला रहे कोरोना वायरस के गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसिल 5,000 केसेस का इजाफा हो रहा है और इसकी यही रफ्तार रही तो अगले 24 घंटों में मुतासिरीन की तादाद 1 लाख से पार हो जाएगी। मरकज़ी सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से पीर को जारी ताज़ा तरीन आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क की 4 रियासतों महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 5,242 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासिरीन की मजमूई तादाद 96,169 हो गई है। इसी मुद्दत में 157 लोगों की मौत हुई, जिससे इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 3,029 हो गई। मुल्क में लॉकडाउन का आज 55वां दिन है। इसी बीच मुतासरीन की तादाद भी 1 लाख के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। अब तक 96,137 लोग मुतासिर हो चुके हैं। शुक्र है कि मुल्क में 25 मार्च को लॉकडाउन लगा। अगर ऐसा नहीं होता तो मुल्क में कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। लॉकडाउन से ठीक पहले इन्फेक्शन के मामले हर 4 दिन में दुगने हो रहे थे। 21 मार्च को मुल्क में मुतासरीन की तादाद 334 थी। 4 दिन बाद यानी 25 मार्च को यह दुगनी होकर 657 पर पहुंच गई। अगर इसी आंकड़े यानी 4 दिनों में मामले दुगने होने की बुनियाद पर 25 मार्च से 18 मई तक का कैलकुलेशन करते हैं तो हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आते हैं। लॉकडाउन नहीं लगता और अगर कोरोना के बढ़ने की रफ्तार पहले जैसी रहती तो 16 मई तक मुल्क में मुतासरीन की तादाद 53,82,000 से ज़्यादा पहुंच सकती थी। मतलब पूरी दुनिया में कुल मिलाकर जितने मामले हैं उससे भी 12% ज़्यादा मामले सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकते थे। अभी दुनिया में कोरोना के 48 लाख मामले हैं। लॉकडाउन से पहले के हालात आप देख चुके हैं, अब बाद के भी देख लीजिए। लॉकडाउन के बाद कोरोना की रफ्तार में कमी आई। पहले हफ्ते में मुतासरीन का डबलिंग रेट 4 से बढ़कर 5.5 डेज हो गया। 25 मार्च तक मुतासरीन की तादाद 657 थी, जो 30 मार्च तक बढ़ के 1326 हुई। लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते डबलिंग रेट 6 दिन हो गया। इसके बाद इसमें लगातार सुधार हुआ। अभी डबलिंग रेट 13 दिन का है, मतलब हर 13 दिन में मुतासरीन की तादाद दुगनी हो रही है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि इख्तिसादी सरगर्मियों को पटरी पर लाने के लिए हुकूमत ने 20 लाख करोड़ रुपए के जिस इख्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है उसमें करोड़ों लोग नज़रअंदाज हुए हैं, लिहाजा इस पैकेज पर नज़रसानी की जानी चाहिए। चिदम्बरम ने पीर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने मुसलसिल 5 दिन तक इस पैकेज के बारे में मुल्क को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कहीं भी आम आदमी को राहत देने की बात नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में 13 करोड़ निचले तबके के गरीबों, 7 करोड़ दरमियानी तबके के कारोबारियों और 6 करोड़ बहुत छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के साथ साथ किसानों, दहाड़ी मजदूरों, ज़राई मजदूरों और लॉकडाउन की वजह से मुलाजिमत खोने वाले लोगों के लिए कुछ नहीं है। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इख्तिसादी पैकेज में आम आदमी को फ़ायदा देने के लिए इजाफी खर्च को अहमियत दिए जाने की ज़रूरत थी, लेकिन हुकूमत ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। मनरेगा वगैरह के ज़रिए इसमें 1% से भी कम यानी कुल 1 करोड़ 86 लाख रुपए का इंतजाम किया गया। पैकेज में बड़ी आबादी नज़रअंदाज हुई, लिहाजा हुकूमत को इस पैकेज पर नज़रसानी करनी चाहिए और इसमें इजाफी खर्च में कम से कम 10 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम करना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 12वीं बोर्ड के इम्तहानात के बकिया पेपर्स के इम्तहानात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह दिल्ली के मशरकी इलाकों के साथ साथ पूरे मुल्क में मुनक़िद किए जाएंगे। CBSE के मुताबिक ये इम्तहानात 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगे। इम्तहान का वक्त इसमें भी 10वीं बोर्ड तलबा की तरह मास्क और सैनिटाइजर्स के साथ जाना होगा। इसके अलावा उन्हें समाजी दूरी का भी ख्याल रखना होगा और ये यकीनी बनाना वालिदैन और ज़िम्मेदारान का काम होगा कि उनके बच्चे बीमार ना हो। बोर्ड के मुताबिक 1 जुलाई को होम साइंसेज, 2 जुलाई को हिंदी एलोकेटिव व हिंदी कोर, 3 जुलाई को सिर्फ दिल्ली के मशरकी हिस्से में फिजिक्स, अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री के पेपर्स होंगे, जबकि 7 जुलाई को पूरे मुल्क में इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिकल, कंप्यूटर साइंस, ओल्ड कंप्यूटर साइंस, न्यू और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इम्तहानात होंगे। 8 जुलाई को सिर्फ दिल्ली के मशरकी इलाके में इंग्लिश इलेक्टिव C और इंग्लिश कोर के पेपर्स होंगे, जबकि 9 जुलाई को बिजनेस स्टडीज़, 10 को बायोटेक्नोलॉजी, 11 जुलाई को ज्योग्राफिया और 13 को सोशलॉजी के पेपर्स होंगे। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के मजीद 41 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 26 केसेस ग्रेटर हैदराबाद से हैं, जबकि 3 केसेस रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के हैं। बाकी 12 माइग्रेंट वर्कर्स के हैं जो दीगर रियासतों से लौटे हैं। किया गया रियासत में अब तक कोरोना वायरस के 1592 मामले सामने आए हैं और उनमें से 1002 ठीक हो चुके हैं, जबकि 34 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 556 अफराद का इलाज चल रहा है। तेलंगाना के 3 अजला कामारेड्डी, जनगांव और नलगुंडा में कम्युनिटी पर मबनी प्रोग्राम सीरो सर्वेलेंस का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और ICMR ने रियासती हुकूमत की कोविड टीमों के साथ 30 देहातों से 1200 नमूने हासिल किए। हर गांव से औसतन 40 अफराद के नमूने हासिल किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अहदेदारों ने बताया कि नमूनों को चेन्नई भेजा जाएगा और नमूने हासिल करने का दूसरा मरहला 15 दिनों के बाद शुरू किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए अहदेदार कोविड-19 की समाजी मुंतकली का जायजा लेने में मदद मिलेगी। इस दौरान लॉकडाउन में नरमी के बाद रियासत में आने वाले माइग्रेंट्स में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात पर ओहदेदार फिक्रमंद है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से ओमान के बाशिंदों को पीर को रवाना किया गया। स्टार एयर की रिलीफ चार्टर फ्लाइट OG 9111 की फ्लाइट, जो खास तौर पर डोमेस्टिक फ्लाइट थी, मुसाफिरीन के साथ मुंबई के लिए 7:12 पर रवाना हुई। इसमें 28 मुसाफिरीन सवार थे। मुंबई से इन मुसाफिरीन को एयर इंडिया एक्सप्रेस के तैयारे के जरिए अमान भेजा जाएगा। वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर फ्लाइट मस्कत से एयर इंडिया एक्सप्रेस शाम 5:35 पर पहुंचेगी। ताहाल इस एयरपोर्ट से 14 तैयारों के जरिए तकरीबन 1000 बैरूनी बाशिंदों को उनके ममालिक पहुंचाया गया जो शहर हैदराबाद में फंसे हुए थे। शहर हैदराबाद के कोठी इलाके की एक मशहूर बैंक की ब्रांच को खाली करा दिया गया क्योंकि इसके एक मुलाजिम की कोरोना वायरस से मौत हो गई। अगरचे कि वो 1 माह से रुखसत पर था, ताहम वो चंद दिन पहले बैंक आया था। उसकी मौत के बाद एहतियाती तौर पर मुकम्मल मकामी हेड ऑफिस का तख्लिया करवा दिया गया। इस ब्रांच में काम करने वाले 40 अफराद की तिब्बी जाँच की जाएगी।
तेलंगाना के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल को महाराष्ट्र से वापस नकले मकानी करने वाले मजदूर से रिश्वत की रकम लेने पर मुअत्तल कर दिया गया। ये मजदूर कोरोना वायरस की जांच के बाद तेलंगाना आया था, तहम कांस्टेबल ने उससे कहा कि वो घर पर ही रहे। इस कांस्टेबल ने इस मजदूर से 500 रुपये रिश्वत तलब की थी। इस मजदूर की दरखास्त पर कांस्टेबल 300 रुपये रिश्वत लेने पर रजामंद हो गया और ये रकम उसको फ़ोन पे के जरिए भेजी गई। ये वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब मजदूर के बेटे ने भेजी गई रकम का स्क्रीनशॉट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इस ट्वीट के वायरल होने के साथ ही साइबराबाद पुलिस हरकत में आ गई, जिसने इस मामले की जांच की। जांच के बाद कांस्टेबल श्रीनिवास को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने किसानों से कहा कि वो काश्त करने से पहले फसल मुनाफा बख्श है या नहीं, इस पर गौर करें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से धान की खरीदी हुकूमत ने की है। फसलों की खरीदी करना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कपास की काश्त करें तो फी एकड़ 50,000 रुपये फ़ायदा होगा। अगर धान की काश्त करोगे तो सिर्फ 25,000 रुपये फी एकड़ पर आमदनी होगी। इस मौसम बरसात में जवार की काश्त किसान ना करें। इस काश्त करने वालों को किसानों को रैतु बंधु स्कीम से इस्तेफादा नहीं होगा। वज़ीर आला ने कहा कि मिर्ची, तरकारियां, सोयाबीन, दाल की काश्त करें। वज़ीर आला ने कहा कि साइंसदानों के कहने पर काश्त करें तो ज़्यादा मुनाफा होगा और फसल भी ठीक होगी। वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के.टी. रामाराव ने शहर में मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र और GHMC अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में वज़ीर के तारक रामाराव ने कहा कि अवाम की नज़र से मसाइल की यकसोई के लिए अहदेदारों को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौसमी अमराज से निपटने के लिए फॉगिंग और स्प्रे में 5 गुना इजाफा करना होगा। सोडियम हाइपोक्लोराइट दवा के स्प्रे को जारी रखा जाए। झील से जंगली झाड़ को निकालने और उनकी सफाई की जाए। वज़ीर ने बताया कि हाई रिस्क इलाकों में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। लार्वा की अफजाइश पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि इन कामों की माली मंजूरी की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दीगर महकमों के साथ तालमेल के साथ काम करें। KTR ने कहा कि एंटोमोलॉजी शोबे में 2412 अफराद का अमला है, जबकि एंटी लार्वा की फॉगिंग करने वाले 2200 अमला है। जोन सतह पर मौजूदा हालात को नज़र में रखते हुए मकामी रुकन असम्बली कॉरपोरेटर्स की मदद से हर 5वें दिन एंटी लार्वा स्प्रे करवाने की जिम्मेदारी जोनल कमिश्नर की है। वज़ीर KTR ने कहा कि मजीद 44 बस्ती दवाखानों का काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। इस इजलास में मेयर राम मोहन और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि इस साल भी मुफ्त मछली की अफजाइश के लिए मछली के बच्चों की तकसीम के लिए इक़दाम करने की अहदेदारों को हिदायत दी। मासाब टैंक में अहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास में वज़ीर ने बताया कि माही गिरी के बहबूदी के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि इस साल तामीर नौ प्रोजेक्ट में पानी का ज़ख़ीरा है। इन प्रोजेक्ट्स में भी मछलियों की अफजाइश की जाएगी। इस साल इन प्रोजेक्ट्स को भी तजावीज़ में शामिल करें। मुफ्त मछली की अफजाइश के लिए छोड़ी जा रही हैं। इससे रियासत में माही गिरों की आमदनी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस प्रोग्राम की वजह से मछली की कीमत भी काबू में है। మనం రెగ్యులర్ గా మనం చేసుకున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి ఫిషరీ ఈవినింగ్ క్యాబినెట్ అడుగుతారు, మనకి ఇన్సెంటివ్స్ ద్వారా ఇస్తారా లేదు స్పెషల్ ఫండ్ ఇస్తారా। तेलंगाना में अवामी हमलो नकल का ग्रीन जोन में शुरू करने का महकमे के वजीर काबीना को इजलास की रुदात से वाकिफ करवाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने महकमे ट्रांसपोर्ट के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तेलंगाना के ग्रीन जोन में अवामी हमलो नकल की शुरुआत का जायज़ा लेने के लिए तलब किया। हमलो नकल के आगाज़ पर किस तरह के इक़दाम किए जाएँ। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद को छोड़कर रियासत भर में बसें चलाई जाएंगी। इसको ऐसे दीगर उमूर पर वज़ीर ने अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि एक तरफ कोरोना वायरस से आवाम परेशान है तो दूसरी तरफ तेलंगाना में फिर से
यूरेनियम माइनिंग की सरगर्मियों का आगाज हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 23 अप्रैल को मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना को मकतूब रवाना करते हुए नल्लामला के जंगलात में रहने वाले जानवरों की तफसीलात पेश करने को कहा। मरकजी हुकूमत का कहना है कि वो यूरेनियम की खुदाई का काम करेंगे। KCR भी इस मामले को वाजे करें कि उनका मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसी भी हालत में यूरेनियम की खुदाई की इजाज़त ना दें। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी यूरेनियम की खुदाई को रोकने के लिए काम करेगी। ये कोरोना से भी ज्यादा डेंजर है और ये कोरोना जैसे टाइम पे हमारे ऑटोनॉमिक एनर्जी वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो साउथ के हैं वो खुसूसन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखे है। हम 7,600 एकर्स में हम सर्वे करें और इसका जितने जाना जाएंगे और कितने जानवरों का नुकसान होता है इसके ऊपर लेटर आए। एक तरफ से जावड़ेकर बोलता है हम बराबर सर्वे करेंगे और एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसका जवाब KCR नहीं देते। मगर असेंबली में तो अश्योरेंस दिया हम ये यूरेनियम को हम खिलाफ है। यूरेनियम के वास्ते हम कैसा भी वो माइनिंग हो, यूरेनियम हो, नल्लामला फॉरेस्ट में हम कहीं भी किसी को मौका नहीं देते। मगर देखे तो लेटर आने के बाद समझ में आ रहा कोरोना के टाइम पे भी ये लेटरों का जो फायदा उठा रहे, दोनों चीफ मिनिस्टर आवाम को गुमराह कर रहे। हम बराबर ऑल पार्टी मिलके बराबर इसका खिलाफ करेंगे। इससे पहले भी ऑल पार्टी में पवन कल्याण को के मीटिंग बुलाए, CPI को बुलाए, CPM को सबको बुलाए, TDP को बुलाए। ऐसे इधर भी करेंगे, आंध्रा में भी करेंगे ऑल पार्टी का और ये यूरेनियम को रोकने का काम बराबर करेंगे। इसमें जानवर का नुकसान है, लकड़ी अपना झाड़ों का नुकसान है। एक तरफ हरितहारण बोलते, दूसरे तरफ जानवरों को काटने का काम करेंगे, ये नहीं होता। और सबसे ज्यादा ये कृष्णा उनके सर्वे पे जो पानी जाता वो आंध्रा को भी जाता, तेलंगाना को जाता। अगर ये पानी जो भी पिएंगे उनके जिंदगी खराब हो जाएंगे, अपना बीमार हो जाएंगे, कोई पागल बनेगा, कोई अपना फिजिकल हैंडीकैप बनेगा। इसके खिलाफ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि मरकजी पैकेज से आवाम का भला होने वाला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने जो पैकेज का ऐलान किया है वो आदाद और शुमार का उलटफेर है, आवाम को गुमराह करने वाला पैकेज है। उन्होंने कहा कि BJP कायदीन बता सकते हैं कि ऐलान किया गया पैकेज से किसका फायदा होगा। जो BJP गवर्नमेंट तो कोरोना और लॉकडाउन के तकलीफ सिचुएशन में 2 लाख पैकेज और 2 लाख करोड़ का और 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आए। वो पैकेज 2 लाख करोड़ नहीं, 2 रुपया भी गांव में ऐसे गरीब को, मजदूर को, किसान को नहीं मिल रहा। ये पूरा मैजिक तो नरेंद्र मोदी का और निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर का एक कैलकुलेशन और स्टैटिस्टिक्स का मैजिक दिख रहा, मगर ये गरीब का तकलीफ को दूर करने का पैकेज नहीं होता। ये जो BJP स्टेट प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अगर दम है तो BJP स्टेट प्रेसिडेंट को, नहीं तो कोई भी BJP लीडर को आगे आके बोलना, लोगों को समझाना बोल के डिमांड कर रहे और चैलेंज कर रहे। अगर उन लोगों को ये पैकेज के बारे में अगर समझ गया तो लोगों को बताओ, उन लोगों को कंफ्यूज में है BJP लीडर्स भी, ये नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण का जो पैकेज दिए वो उसके, इसीलिए तो बोल रहे, चैलेंज कर रहे, आगे आके जो भी है आपका पैकेज बता दो। गाँव में, गली में छोटा छोटा काम करके जिंदगी गुजारने का लोगों को बताना बोल के चैलेंज कर रहे। और एक बात जो बंडी संजय ज्यादा बात कर रहा, ये पोतिरेड्डी पार्टी के बारे में नया आके लर्निंग प्रेसिडेंट है, वो हनीमून में है प्रेसिडेंट होके ज्यादा बात कर रहा। कांग्रेस पार्टी रीजन है, TRS पार्टी रीजन है बोल के, बराबर हुकूमत में जो है TRS पार्टी है, जिम्मेदारी TRS पार्टी लेना। अगर कांग्रेस पार्टी क्या जिम्मेदारी लेना, आपको अगर MP है, एक नेशनल पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है, अगर तमीज से कैलकुलेशंस और हिस्ट्री देख।
अमीर हल्क है जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा दीगर जुमों के मिसल है। मौजूदा हालात में घरों में अगर 4 अफराद हों तो वो बाजमात नमाज जुमा या नमाज ज़ोहर पढ़ सकते हैं। कोई शख्स तन्हा हो तो इनफरादी तौर पर ज़ोहर पढ़ ले। इसके अलावा मौजूदा हालात में ईद उल फित्र की नमाज ईदगाहों जामा मस्जिद और महल्ले की मसाजिद में जितने लोगों की इजाज़त हो अदा की जाए। घरों में अगर 4 अफराद हों तो ईद की नमाज 2 रकात ज़ायद तकबीरात के साथ बाजमात पढ़ें। नमाज के बाद खुतबा दिया जा सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं। 4 अफराद ना हो तो 4 रकात नफिल तन्हा पढ़ ली जाए। अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद ने कहा कि रमज़ान के आखिरी दिनों में ख़रीदारी के लिए बाज़ारों में जमा होने से हत्युल इम्कान गुरेज किया जाए। जिस तरह रमज़ान में सब्र व दानिशमंदी का सबूत देते हुए तभी दूरी के उसूल पर अमल किया गया था, मज़ीद कुछ दिनों तक सब्र व तहम्मुल के साथ इन उसूलों पर कारबंद रहें। हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि ईद के दिन नए या पुराने साफ़ सुथरे कपड़े जो भी मैसर हों ज़ेब तन किए जाएँ और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। रमज़ान में जिस तरह सादगी को इख्तियार किया गया इसी सादगी के साथ ईद भी मनाई जाए। अब भी वबाई मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में बाज़ारों में हुजूम की वजह से मर्ज़ के फैलने का खदशा है, लिहाजा मुतासिब मीडिया को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का मौका ना दिया जाए। ईद के दिन घूमने फिरने और मुलाकात और मुबारकबाद के लिए ज़्यादा इधर उधर जाने से इज्तनाब किया जाए। ईद की खुशियों में गरीबों और नादारों का ख़ास तौर पर मुस्लिम कैदियों का जेलों में और उनके परेशान हाल घर वालों का ख्याल रखा जाए। दुआ की जाए कि अल्लाह ताला कोरोना की मोहलिक बीमारी से जल्द नजात दे और मामूल की ज़िंदगी लौट आए। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने मरकज़ी और रियासती हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इबादत गाहों को पाबंदी से मुस्तस्ना किया जाए और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए मामूल के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त दी जाए। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि वो अपने शख्सी खर्चे पर आज 1000 मुस्तहिक अफराद में 10 किलो चावल और 5 किलो आटा और दीगर ज़रूरी अशिया की किट्स तकसीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो लॉकडाउन नाफिज होते ही खामोश तौर पर मुसलसिल गरीब आवाम में राशन तकसीम कर रहे हैं। आज मीडिया के ज़रिए इसको इतला देने का मकसद दीगर असाब खैर को जो माली तौर पर मुस्तहकम है गरीबों की मदद के लिए आगे आना है। सलीम ने कहा कि ईद के बाद वो मज़ीद और बड़े पैमाने पर राहतकारी की खिदमात अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि इस राशन की तकसीम का वक्फ बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। आज इत्तेफाक से जो ना और भी कम पड़ रहा बोले तो और 1000 फैमिली के लिए हम लोग मंगाए हैं 5 किलो आटा 10 किलो चावल। इसी तरीके से जो है ना हम लोग एक किट बना के हम लोग आज दे रहे हैं। हम लोग हर जो एरियो में जो जहाँ पर नहीं पहुँचा है वहाँ पर भी पहुँचा रहे हैं। और ईद के बाद में भी जो है ना हम और बड़े पैमाने पे काम करेंगे इसको, क्योंकि हम खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम खा रहे तो जो है ना गरीब आवाम भी खाना है। और केसीआर साहब भी जो है ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब भी 80 लाख लोगों को जो है ना अनाज दिए हैं और वो भी करेंगे और भी करेंगे केसीआर साहब। और 1500 रुपये भी दे रहे हैं हर आदमी को गवर्नमेंट की तरफ से। मगर पर्सनल हम भी हमारे से जो हो सकता हम भी जो है ना हमारे कारोबार के हिसाब से हम भी जो है ना हर एरिया में ग्रेटर हैदराबाद में हर जगह भिजा रहे हैं। हम जगतियाल तक भी भिजाए हम लोग और इंशाअल्लाह ताला और भी करेंगे। जो है ना आज हम ही बोल के नहीं, जितने पैसे वाले लोग हैं ये सब लोग करना चाहिए। अपने नेबर को भूखा नहीं देखना चाहिए। अपने पड़ोसी को जो भी है उन लोगों को जो हेल्प कर सकते हैं अपन करना है, क्योंकि आज आवाम बहुत परेशान है। 2 महीने से लॉकडाउन रहने की वजह से रोज़ करके खाने वाले भी परेशान है। 1 टाइम खा के 2 टाइम भूखे सो रहे लोग। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना घर पर जाकर पहुंचाना है, क्योंकि खाली जो है ना पॉलिटिक्स खेलने से नहीं होता, प्रैक्टिकल में काम करना है। इंशाअल्लाह ताला हम भी कर रहे हैं और ईद के बाद में भी करेंगे काम, हमेशा करेंगे काम, क्योंकि हमारे को पैसे की इतनी ये नहीं है। मतलब हम गरीब आवाम भी जो है ना मशहूर समाजी कारकुन मोहम्मद अरशद की जानिब से फसलांसर के कई इलाकों में गरीबों में राशन और ज़रूरी अशिया तकसीम की गई। इससे कबल मोहम्मद अरशद ने इलाके की तमाम मसाजिद और मंदिरों के ज़िम्मेदारों में भी ज़रूरी अशिया की मदद की थी। उनके इस खिदमत के जज्बे को आवाम की जानिब से काफ़ी सराहा जा रहा है।
जो है सो राशन का इंतज़ाम किया जाए। और हम अहमदनगर डिवीज़न अवेसीपुरा एमजी नगर नई बस्ती में जो हर मस्जिद में जाकर राशन का इंतज़ाम किए हैं और मंदिर में पोचमा बस्ती की मंदिर और अतराफ में जितने भी मंदिर हैं तमाम जो है सो वहाँ पे पुजारियों को और पंडितों को जो है सो राशन किट का इंतज़ाम किए हैं। बल्कि हम नहीं किए, हम जो है सो सिर्फ जरिया है, जो भी करने वाले अल्लाह ताला करने वाले। बस मैं और तमाम NGOs को और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को सलाम करता हूँ जो इस नाजुक दौर में कोरोना वायरस से जो तमाम आलमी इंसानियत परेशान है, इस नाजुक दौर में अपने अपने जेब से पैसे लगाकर जो लोगों की मदद कर रहे हैं, मखलूक खुदा की मदद कर रहे हैं। इस बात पे मुझको अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, करो मेहरबानी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मेरा नाम अरशद अहमद है, CPM पार्टी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खलीज बंगाल में उठे समुद्री तूफान उम्फान की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का एक आला सतही इजलास में जायजा लिया। मोदी ने तूफान के बाद की मुमकिन सूरत हाल और उससे निपटने के लिए किए जा रहे इक़दाम और तैयारियों का जायजा लिया। NDRF की टीम ने ज़रूरत पड़ने पर लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने से मुतालिक एक प्रेजेंटेशन भी पेश किया। टीम के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि सूरत हाल से निपटने के लिए 25 टीमों को तैनात किया गया है, जबकि 12 दीगर को तैयार रहने के लिए कहा गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात 24 दीगर टीमों को भी सूरत हाल के मुताबिक तलब किया जा सकता है। मीटिंग में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल मुशीर PK सिन्हा, काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा और मुख्तलिफ वजारतों के कई सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि तूफ़ान तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके चाशुंबे के रोज़ मगरबी बंगाल और उड़ीसा के साहिल से टकराने का अंदेशा है। तूफ़ान की वजह से इन दोनों रियासतों में ज़बरदस्त तेज़ रफ्तार से हवा चलने के साथ मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।